सो पिछली क्लास में हम लोगों ने आर्मस्ट्रांग एग्जाम्स डिस्कस किए थे एंड बाकी फिर 3 रूल्स और थे एंड इसके बाद क्लोजर ऑफ ए सेट ऑफ एफडीज कैसे आइडेंटिफाई करते हैं एंड देन वी डिस्कस्ड क्लोजर ऑफ एन एट्रीब्यूट एंड उसके बेस पर हमने ये भी डिस्कस किया था कि किसी भी टेबल में की कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो आज हम लोग उससे आगे चलते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने जो डिस्कस किया था उसमें हमने सेकंड नॉर्मल फॉर्म तक डिस्कशन कंप्लीट कर लिया था, बट हमने थर्ड नॉर्मल फॉर्म और जो हायर है वो अभी डिस्कस नहीं की। सो लेट्स स्टार्ट विथ थर्ड नॉर्मल फॉर्म। तो आपको याद होगा सेकंड नॉर्मल फॉर्म जो है उसमें क्या कंडीशन थी कि एक रिलेशन को हम सेकंड नॉर्मल फॉर्म में कहेंगे अगर वो 2 कंडीशन सेटिस्फाई करे। नंबर 1, वो रिलेशन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में हो। नंबर 2, उस रिलेशन में कोई भी पार्शियल फंक्शन डिपेंडेंसी नहीं होना चाहिए। ओके, सो नाउ चूंकि मैंने आपको याद होगा, अपने पिछली क्लास में जो एग्जांपल डिस्कस किया था उस एग्जांपल में मैंने शो किया था कि जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं जो हमने एनोमलीज डिस्कस की थी, रिडंडेंसी या बैड डिजाइन में जो प्रॉपर्टीज थी बैड डिजाइन के, वो सारी प्रॉपर्टीज उस रिलेशन में अवेलेबल थी। ठीक है, दैट मीन्स समटाइम्स इट हैपन्स कि आप रिलेशन को सेकंड नॉर्मल फॉर्म में लाते हैं और उसमें सारी एनोमलीज ऑटोमेटिकली खत्म हो जाती हैं। लेकिन समटाइम्स इट ऑल्सो हैपन्स कि सेकंड नॉर्मल फॉर्म में रिलेशन होने के बावजूद भी सारी प्रॉब्लम उसमें एज इट इज बनी रहती हैं। ओके, सो इसका मतलब क्या है कि आप ये कंक्लूड नहीं कर सकते कि सेकंड नॉर्मल फॉर्म सफिशिएंट है। सेकंड नॉर्मल फॉर्म में कभी कभी क्या होता है कि आप जब नॉर्मलाइजेशन कर रहे हैं, रिलेशन सेकंड नॉर्मल फॉर्म में है और ऑटोमेटिकली वो थर्ड नॉर्मल फॉर्म में भी आ गया। वी विल सी थर्ड नॉर्मल फॉर्म क्या है। एंड समटाइम्स वो रिलेशन सेकंड नॉर्मल फॉर्म में है तो है, लेकिन थर्ड में नहीं है। तो जब रिलेशन सेकंड नॉर्मल फॉर्म में है और थर्ड में नहीं है तो उसमें स्टिल वो सारी प्रॉब्लम्स अराइज होती रहेंगी। दैट मीन्स वेट डिजाइन वाली जो प्रॉपर्टीज है वो अवेलेबल रहेंगे। सो लेट्स कम बैक टू दैट एग्जाम्पल अगेन। सो दिस इज द एग्जाम्पल। आपको याद होगा मैंने उस एग्जाम्पल में अज्यूम किया था प्रीवियस डिस्कशन में कि लेट्स अज्यूम हमने आईडी हटा दिया है एंड व्हाट वी वर आई वाज अज्यूमिंग कि एक डिपार्टमेंट में 2 सेम नाम के इंस्ट्रक्टर्स नहीं होंगे। सो इसके बेस पर व्हाट आई अज्यूम्ड कि डिपार्टमेंट नेम और नेम मिल करके जो है सैलरी को फंक्शनली डिटरमाइन करेंगे एंड देन डिपार्टमेंट नेम बिल्डिंग और बजट को डिटरमाइन कर ही रहा था। तो इस रिलेशन में क्या था, पार्शियल एफडीज जो है इस रिलेशन में अवेलेबल थी। इस वजह से डिपार्टमेंट नेम बिल्डिंग को डिटरमाइन कर रहा था, डिपार्टमेंट नेम बजट को डिटरमाइन कर रहा था। तो चूंकि डिपार्टमेंट नेम की का पार्ट था, सो पार्शियल फंक्शन डिपेंडेंसी यहाँ पर एग्जिस्ट कर रही थी। तो हमने जैसे ही इस पार्शियल फंक्शन डिपेंडेंसी को रिमूव करने के लिए रिलेशन को डिकम्पोज किया, लेट से 2 रिलेशन में बांट दिया, नेम, डिपार्टमेंट नेम एंड सैलरी एक रिलेशन, और दूसरा रिलेशन बन गया डिपार्टमेंट नेम बिल्डिंग एंड बजट। सो नाउ अब लेट्स सी क्या ये रिलेशन सेकंड नॉर्मल फॉर्म में है। सो आपको याद होगा लास्ट क्लास में मैंने आपको शो किया था कि ये रिलेशन अब सेकंड नॉर्मल फॉर्म में होगा। क्यों होगा, लेट्स रिमाइंड दैट जो सेकंड टेबल बनी थी आपकी, लेट मी यूज एनोटेशन। सो जो सेकंड टेबल थी आपकी उसमें ये 3 कॉलम्स थे। बाकी एक और जो टेबल बनाई थी, फर्स्ट टेबल आप उसे कह सकते हैं, आई एम यू रेफरिंग इट एज फर्स्ट टेबल, उसमें ये 3 कॉलम्स थे। सो ऑब्वियसली डिपार्टमेंट नेम वाज द कॉमन कॉलम इन बोथ ऑफ द टेबल। और इस टेबल में क्या क्या एफडीज थी फर्स्ट टेबल में, जिसमें डिपार्टमेंट नेम सैलरी एंड नेम थे। डिपार्टमेंट नेम एंड डिपार्टमेंट नेम कॉमा नेम वाज फंक्शनली डिटरमाइनिंग सैलरी, एक ही एफडी थी। ओके, सो ये रिलेशन में आप देखेंगे चूंकि दोनों ये जो एट्रीब्यूट्स हैं ये प्राइम है, ये नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है, और एक ही एफडी है इसमें, क्या है कि नेम कॉमा डिपार्टमेंट नेम फंक्शनली डिटरमाइन सैलरी। तो ये जो एफडी है वो पूरी की पूरी की से डिटरमाइन हो रही है। की से मतलब फुल फंक्शन डिपेंडेंसी है। इधर नेम और डिपार्टमेंट नेम पूरा का पूरा की आ रहा है लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में सैलरी है।
सो यहाँ पर कोई भी पार्शियल एफडी नहीं थी, तो रिलेशन आपका सेकंड नॉर्मल फॉर्म में है। सिमिलरली इस रिलेशन में आप देखें तो एक ही एट्रीब्यूट जो है मिलकर के की का काम कर रहा है, तो आपकी की कंपोजिट नहीं है। तो आपको इसमें कोई आर्गुमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। जब आपके रिलेशन में कंपोजिट की नहीं होती है, याद रखना है, रिमेंबर दिस फैक्ट, अगर आपके रिलेशन में कोई भी की कंपोजिट नहीं है, देन आपका जो रिलेशन है वो ऑटोमेटिकली सेकंड नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है, अगर वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है तो। ओके, सो अगर आपको एक रिलेशन गिवन हो और आपको बोला जाए कि रिलेशन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है एंड उसमें जो प्राइमरी की है या जो भी कैंडिडेट की है वो कंपोजिट नहीं है, ये आपको फैक्ट बता दिया जाए और आपसे पूछा जाए क्या अब ये रिलेशन सेकंड नॉर्मल फॉर्म में होगा, तो आप बिना किसी डाउट के बोल सकते हैं हाँ होगा। क्योंकि सेकंड नॉर्मल फॉर्म के लिए कंडीशन क्या होती है कि कोई भी पार्शियल फंक्शन डिपेंडेंसी नहीं होना चाहिए, और पार्शियल फंक्शन डिपेंडेंसी के होने के चांस कब होते हैं, जब आपकी की कंपोजिट हो। लेकिन की अगर कंपोजिट नहीं है तो देर इज नो चांस ऑफ हैविंग एनी पार्शियल फंक्शन डिपेंडेंसी। जब पार्शियल फंक्शन डिपेंडेंसी नहीं है देन आप बिना किसी टेंशन के, बिना किसी डाउट के बोल सकते हैं कि रिलेशन सेकंड नॉर्मल फॉर्म में है। सो अब आप देखेंगे कि रिलेशन सेकंड नॉर्मल फॉर्म में है, और अब आप वेरीफाई करिए क्या इसमें सारी एनोमलीज प्रेजेंट है। सो आप देखेंगे, अगर आप टेबल, इस टेबल को कंसीडर करें, डिपार्टमेंट नेम, बिल्डिंग एंड बजट, तो इस टेबल में आप देखेंगे क्या इंसर्शन एनोमली है, डिलीशन एनोमली है, या अपडेशन एनोमली है, या रिडंडेंसी है। यू विल सी, ध्यान रखना है इसमें ये जो वैल्यूज हैं, ये जो रिपीटेशन है ये खत्म हो जाएगा, क्योंकि जब आप इसको इसमें जो रिकॉर्ड्स हैं, क्योंकि आपकी टेबल एक सेट होती है, तो रिमेंबर रखना कि ये आप देख रहे हैं ये टेबल, ये रिकॉर्ड देखिए, दिस वन एंड दिस रिकॉर्ड, दोनों रिकॉर्ड सेम है। तो ये रिकॉर्ड जो टेबल बनेगी आपकी उसमें एक ही बार आएगा। सिमिलरली ये भी है, ये तीनों सेम है, तो ये तीनों रिकॉर्ड्स एक ही बार आएंगे। तो रिडंडेंसी आपकी कम हो गई है अब टेबल में। इसके बाद कोई भी इंसर्शन एनोमली और डिलीशन एनोमली नहीं होगी, आप बजट मॉडिफाई करें या किसी डिपार्टमेंट की बिल्डिंग मॉडिफाई करें, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये जो आपका रिलेशन है इसमें कोई भी एनोमली प्रेजेंट नहीं है, सेकंड नॉर्मल फॉर्म में है एंड देयर इज नो एनोमली। ओके, सिमिलरली सी दिस रिलेशन, इस रिलेशन में नेम और डिपार्टमेंट नेम दोनों की है। ओके, एंड सैलरी जो है आपके नेम और डिपार्टमेंट नेम पर जॉइंटली डिपेंडेंट है। ओके, सो ये रिलेशन भी सेकंड नॉर्मल फॉर्म में है। क्या इसमें कोई एनोमली प्रेजेंट है? इज देयर एनोमली, सम एनोमली इज देयर? आप देखेंगे कोई भी एनोमली इसमें आपको नहीं मिलेगी इस रिलेशन में। सो एक्चुअली एनोमली इसमें क्यों नहीं है, क्योंकि ये रिलेशन थर्ड नॉर्मल फॉर्म में ऑलरेडी है। नाउ अब क्वेश्चन अराइज होता है कि थर्ड नॉर्मल फॉर्म क्या है। सो लेट्स डिफाइन द थर्ड नॉर्मल फॉर्म। सो लेट मी रिमूव दिस annotation. ओके, सो थर्ड नॉर्मल फॉर्म जो है कहती है, सो देर आर मल्टीपल अल्टरनेटिव डेफिनेशंस ऑफ थर्ड नॉर्मल फॉर्म। सो let me give one simple definition of third normal form. So third normal form की definition कुछ इस तरीके से है, a relation is said to be in third normal form if it satisfies two conditions again. Number one, the relation is in second normal form. पहली कंडीशन क्या है कि रिलेशन आपका सेकंड नॉर्मल फॉर्म में होना चाहिए। सो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी पार्शियल फंक्शन डिपेंडेंसी आपके रिलेशन में नहीं होगी। ओके, दूसरी कंडीशन क्या है कि कोई भी ट्रांजिटिव फंक्शनल डिपेंडेंसी आपके रिलेशन में नहीं होना चाहिए। ठीक है, देयर शुड बी नो ट्रांजिटिव फंक्शन डिपेंडेंसी इन योर रिलेशन। अब आप जानते हैं, हम पिछली क्लास में डिफाइन कर चुके हैं ट्रांजिटिव फंक्शन डिपेंडेंसी क्या होती है। ट्रांजिटिव फंक्शन डिपेंडेंसी मींस यू कैन अप्लाई ट्रांजिटिव रूल। सो फंक्शन डिपेंडेंसी ऑफ दिस टाइप कि लेट्स सपोज एबीसी एक रिलेशन के एट्रीब्यूट्स हैं,
और you observe that कि A determine B and you see B determine C, तो ये दोनों फंक्शन डिपेंडेंसी एक तरीके से एक ट्रांजिटिव एफडी क्रिएट कर रही हैं। वो क्या है? ए डिटरमाइन सी, आप जानते हैं ट्रांजिटिव रूल से, अब आप फेमिलियर हैं। ओके, सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ट्रांजिटिव फंक्शन डिपेंडेंसी। इफ यू वांट टू नोट इट यू कैन नोट इट डाउन, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है, आपके बुक में अवेलेबल है और आप ट्रांजिटिव रूल को जानते हैं। सो ट्रांजिटिव फंक्शन डिपेंडेंसी इजी टू अंडरस्टैंड। सो आपके जो टेबल है उसमें कोई भी ट्रांजिटिव फंक्शन डिपेंडेंसी नहीं होना चाहिए। दो कंडीशंस रिक्वायर्ड हैं। अब कंडीशन वन, आपका रिलेशन सेकंड नॉर्मल फॉर्म में हो, दैट मीन्स देयर इज नो, अगर आप सेकंड नॉर्मल फॉर्म के सेकंड पॉइंट के बारे में बात करें तो देयर शुड बी नो पार्शियल एफडी। नंबर टू, देयर इज नो ट्रांजिटिव फंक्शन डिपेंडेंसी। ओके, सो ये दोनों कंडीशंस अगर सेटिस्फाई हो जाती हैं देन आप कहेंगे कि आपका रिलेशन थर्ड नॉर्मल फॉर्म में है। अगर एक रिलेशन आपकी दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर दे देन वी विल से दैट कि आपका रिलेशन थर्ड नॉर्मल फॉर्म में है। सो लेट्स वेरीफाई इट। सो ये आपको याद होगा, अभी हम प्रीवियस से उसी डिस्कशन पर आते हैं। सी दिस टेबल, तीनों एट्रीब्यूट से मिलकर क्या कर टेबल बनती है, तो आप इसमें देखेंगे एक ही एट्रीब्यूट की है, डिपार्टमेंट नेम इज द की, एंड डिपार्टमेंट नेम फंक्शनली डिटरमाइन बिल्डिंग एंड डिपार्टमेंट नेम फंक्शनली डिटरमाइन बजट। यही दो फंक्शन डिपेंडेंसीज में होल्ड हो रही हैं, नॉन ट्रिवियल एफडी। तो अगर आप देखें तो ये रिलेशन सेकंड नॉर्मल फॉर्म की भी सारी कंडीशन को सेटिस्फाई अपने आप कर रहा है, क्योंकि आपको मालूम है डिपार्टमेंट नेम सिंगल एट्रीब्यूट है और वो की है। तो यहाँ पर जो की है वो कंपोजिट नहीं है, तो सेकंड नॉर्मल फॉर्म में तो है ही है। नाउ ये रिलेशन थर्ड नॉर्मल फॉर्म में भी है। थर्ड नॉर्मल फॉर्म क्या कहता है कि दो कंडीशन है उसकी। कंडीशन वन कि रिलेशन आपका सेकंड नॉर्मल फॉर्म में होना चाहिए, तो ये रिलेशन सेकंड नॉर्मल फॉर्म में है। नाउ कंडीशन टू क्या है कि ये रिलेशन में कोई भी ट्रांजिटिव एफडी नहीं होना चाहिए। ओके, सो आप देखेंगे दो ही एफडी है इसमें, बिल्डिंग डिपार्टमेंट नेम डिटरमाइंस बिल्डिंग, वन फंक्शन डिपेंडेंसी तो इन दोनों के बीच है। सेकंड फंक्शन डिपेंडेंसी है डिपार्टमेंट नेम डिटरमाइंस बजट। तो आप देखेंगे कि इस रिलेशन में कोई भी ट्रांजिटिव टाइप का रिलेशन एफडी नहीं क्रिएट होगा। दो ही एफडी हैं, डिपार्टमेंट नेम डिटरमाइन बजट और डिपार्टमेंट नेम डिटरमाइंस बिल्डिंग। सो that means there is no transitive function dependency in this relation. So it shows that कि आपका ये जो रिलेशन है ये थर्ड नॉर्मल फॉर्म में है। ये जो रिलेशन है आपका ये थर्ड नॉर्मल फॉर्म में है। नाउ व्हाट अबाउट अदर रिलेशन जो कि इन दोनों कॉलम से मिलकर के बना है, क्या ये थर्ड नॉर्मल फॉर्म में है क्या? सो यू विल सी कि ये रिलेशन भी थर्ड नॉर्मल फॉर्म में है। कैसे? इसमें एक ही की है, सिंगल की है, नेम कॉमा डिपार्टमेंट नेम फंक्शनली डिटरमाइन सैलरी, और लेफ्ट हैंड साइड में की है। सो एक ही फंक्शन डिपेंडेंसी इस रिलेशन में है। तो जब किसी रिलेशन में फंक्शन डिपेंडेंसी सिंगल है, मोर देन वन है ही नहीं है, तो फिर ट्रांजिटिव रूल लगेगा कहाँ से? ट्रांजिटिव रूल लगाने के लिए आपको मिनिमम दो एफडी चाहिए और इस तरीके की चाहिए, ए बी को डिटरमाइन करे, बी सी को डिटरमाइन करे। ओके, सो देयर इज नो ट्रांजिटिव फंक्शन डिपेंडेंसी हियर। सो ये रिलेशन भी अब आपका थर्ड नॉर्मल फॉर्म में है। ओके, दिस रिलेशन इज आल्सो इन थर्ड नॉर्मल फॉर्म। ध्यान रखना ये अजम्पशन के साथ है, ये रिलेशन थर्ड नॉर्मल फॉर्म में। जैसा ये अजम्पशन जो मैंने कहा कि एक डिपार्टमेंट के नाम के अंदर सेम दो नाम की फैकल्टी नहीं हो सकती, तो अजम्पशन जैसे ही मैं ब्रेक करूंगा तो रिलेशन फिर इस फॉर्म में नहीं रहेगा। सो इस केस में ये रिलेशन भी थर्ड नॉर्मल फॉर्म में है। यहाँ पर भी ट्रांजिटिव फंक्शन डिपेंडेंसी की कोई चांसेस नहीं है। नाउ अगर आप ऑब्जर्व करें तो आप देखेंगे कि ट्रांजिटिव फंक्शन डिपेंडेंसी के चांसेस तब क्रिएट होते हैं जब दो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स के बीच फंक्शन डिपेंडेंसी हो। नाउ सी दिस वन, दिस टेबल, इसमें डिपार्टमेंट नेम इज द प्राइम एट्रीब्यूट एंड बिल्डिंग एंड बजट नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है।
नॉन प्राइम एट्रीब्यूट आप लोग जानते हैं, मैं पहले भी डेफिनेशन बता चुका हूँ, जो एट्रीब्यूट्स जो कि की के पार्ट नहीं है वो नॉन प्राइम होते हैं। तो अगर कोई भी दो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट के बीच में फंक्शन डिपेंडेंसी अगर क्रिएट हो जाएगी तो ट्रांजिटिव रूल फॉलो होने की संभावना बनती है। सो अगर किसी रिलेशन में नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स के बीच कोई एफडी नहीं है तो भी वो रिलेशन थर्ड नॉर्मल फॉर्म में होगा। तो आप दूसरी जो कंडीशन है थर्ड नॉर्मल फॉर्म की उसे फिर से दूसरे तरीके से भी डिफाइन करके बोल सकते हैं कि जो सेकंड कंडीशन मैंने अभी थर्ड नॉर्मल फॉर्म में कही थी वो क्या थी कि कोई भी ट्रांजिटिव एफडी नहीं होना चाहिए। तो इसी बात को आप दूसरे तरीके से ये भी बोल सकते हो कि कोई भी दो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट के बीच में अगर फंक्शन डिपेंडेंसी नहीं है तो आपका रिलेशन थर्ड नॉर्मल फॉर्म में होगा। लेट मी रिपीट अगेन, अगर आपका एक रिलेशन थर्ड नॉर्मल फॉर्म में है तो दो कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। वो पहला, वो सेकंड नॉर्मल फॉर्म में होगा। दूसरी कंडीशन, कोई भी दो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट के बीच में एफडी नहीं होगी। ओके, नाउ अब सवाल उठता है कि दो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट के बीच में एफडी नहीं होगी, इसका क्या मतलब है? या दो एफडी होंगी तो क्या हो जाएगा? नॉन प्राइम एट्रीब्यूट के बीच में आप फंक्शन डिपेंडेंसी एटलीस्ट एक हो मान लीजिए। तो अज्यूम करिए, यही टेबल को हम एग्जाम्पल लेकर के चलते हैं। थोड़ी देर के लिए अज्यूम कर लीजिए, ठीक है, लॉजिकल तो नहीं है बट लेट्स अज्यूम कि बिल्डिंग बजट को डिटरमाइन करता है। बिल्डिंग डिटरमाइंस, बिल्डिंग के लिए मैं बी लिख रहा हूं और बजट के लिए मैं लिख रहा हूं डी। लेट्स से बी फॉर बिल्डिंग एंड डी फॉर बजट ले रहा हूं, मैं यहां से ये डी ले रहा हूं, ठीक है। आप चाहें तो बी डी कर लीजिए, चलिए बी डी फॉर बजट। सो अगर बी बिल्डिंग जो है बजट को डिटरमाइन कर रहा है तो अब देखिए अब पार्शियल एफडी के चांस कैसे बनेंगे। आपको यह भी मालूम है डिपार्टमेंट नेम बिल्डिंग को डिटरमाइन करता है और बिल्डिंग बजट को डिटरमाइन कर रहा है, सो आ गई पार्शियल एफडी, है ना। सो जैसे ही दो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट के बीच में, कोई भी पेयर ऑफ नॉन प्राइम एट्रीब्यूट के बीच में एफडी आपके रिलेशन में मिलती है तो रिलेशन आपका ट्रांजिटिव रूल शो करने लग जाएगा। दैट मीन्स वहां पर ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी का एग्जिस्टेंस आ जाएगा और ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी जैसे ही आई आपके रिलेशन में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। और वो एनोमलीज फिर से प्रेजेंट होने की संभावना बन जाएगी। सो आप इसे दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं कि एक रिलेशन थर्ड नॉर्मल फॉर्म में है अगर उसमें कोई भी ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी ना हो, या कोई भी, आप दूसरे तरीके से इसी बात को ऐसे भी बोल सकते हैं कि कोई भी दो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट के बीच में फंक्शनल डिपेंडेंसी नहीं हो, तो रिलेशन आपका थर्ड नॉर्मल फॉर्म में होगा। और अगर है नॉन प्राइम एट्रीब्यूट के बीच एफडी तो फिर रिलेशन आपका थर्ड नॉर्मल फॉर्म में नहीं होगा। सेकंड नॉर्मल फॉर्म में तो होगा लेकिन थर्ड में नहीं होगा। सो बाय द वे, इस केस में आपका जो ये जो रिलेशन है ये थर्ड नॉर्मल फॉर्म में। तो अब आप हम लेट्स टॉक अबाउट द ओरिजिनल रिलेशन जो कि आपके डेटाबेस में था या यूनिवर्सिटी डेटाबेस में है। तो ओरिजिनल रिलेशन आपकी यूनिवर्सिटी डेटाबेस में अगर आपको याद होगा तो ये टेबल एक्चुअली दो टेबल में डिवाइड करके बनाई गई है। आपने एक टेबल बनाई स्ट्रक्चर जिसमें 4 कॉलम है, आईडी, नेम, सैलरी एंड डिपार्टमेंट नेम। सो दैट वाज योर टेबल 1 एंड डिपार्टमेंट नेम, बिल्डिंग, बजट, इन तीनों कॉलम से मिलकर के सेकंड टेबल बनी हुई थी। तो यू कैन सो इजीली कि ये जो रिलेशन है ये आपका थर्ड नॉर्मल फॉर्म में है। जो आपकी यूनिवर्सिटी में जो रिलेशन है दो टेबल्स में इसे बांट के बनाया गया, आईडी, नेम, सैलरी, डिपार्टमेंट नेम, बिल्डिंग, डिपार्टमेंट नेम, बिल्डिंग, बजट, ये थर्ड नॉर्मल फॉर्म में है। कैसे है? लेट मी शो यू। आपको मालूम है कि आईडी यूनिक है, आईडी से नेम को आप फंक्शनली डिटरमाइन कर पाओगे, आप चेक कर सकते हैं फंक्शन डिपेंडेंसी। आई एम जस्ट लिस्ट बता रहा हूँ आपको। आईडी जो ना सैलरी को भी डिटरमाइन करता है और आईडी से डिपार्टमेंट भी डिटरमाइन हो जाएगा यूनिकली, क्योंकि आप इंस्ट्रक्टर की आईडी बताएंगे तो आप डिपार्टमेंट नेम आसानी से बता सकते हैं, क्योंकि एक इंस्ट्रक्टर के एक ही डिपार्टमेंट होगा, दो डिपार्टमेंट पॉसिबल नहीं है। इंस्ट्रक्टर का नाम भी एक ही होगा, इंस्ट्रक्टर के एक ही सैलरी की वैल्यू होगी। सो दैट मीन्स आईडी कॉलम सबको फंक्शनली डिटरमाइन कर लेता है, इसलिए आईडी की है। सो ये रिलेशन में आप देखें तो ये रिलेशन जो इंस्ट्रक्टर रिलेशन है ये सेकंड नॉर्मल फॉर्म में भी है, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में तो है ही है, इसकी तो बात ही करने की जरूरत नहीं है। सेकंड नॉर्मल फॉर्म में भी है, क्योंकि सेकंड नॉर्मल फॉर्म में क्या है कि कंडीशन कि कंपोजिट कंपोजिट की अगर है तो पार्शियल एफडी नहीं होना चाहिए। तो चूंकि यहाँ कंपोजिट की ही नहीं है तो पार्शियल एफडी का सवाल ही नहीं बनता है। तो ये रिलेशन सेकंड नॉर्मल फॉर्म में भी है। नाउ क्या ये रिलेशन थर्ड नॉर्मल फॉर्म में है? तो आंसर इज यस, क्योंकि थर्ड नॉर्मल फॉर्म क्या कहती है कि कोई भी दो
नॉन प्राइम एट्रीब्यूट के बीच में फंक्शन डिपेंडेंसी नहीं होना चाहिए, या दूसरे शब्दों में ये कहें कि पार्शियल एफडी ना हो, सॉरी ट्रांजिटिव एफडी ना हो। तो इस केस में आप देखेंगे कि आईडी सारे एट्रीब्यूट्स को डिटरमाइन करता है। सो आईडी इज अ प्राइम एट्रीब्यूट क्योंकि ये की है, बाकी ये तीनों एट्रीब्यूट नॉन प्राइम है। और आप नेम से किसी भी पर्सन के डिपार्टमेंट नाम नहीं बता सकते, किसी की सैलरी भी नहीं बता सकते। अगर आपको नाम दे दिया जाए एक पर्सन का तो आप नहीं बता पाएंगे, कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। क्योंकि लेट से आपसे अगर पूछा जाए कार्ड्स नाम के दो इंस्ट्रक्टर हैं और आपसे पूछा जाए कार्ड्स की सैलरी क्या है, आप नहीं बता पाएंगे, क्योंकि आपको कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए होगा कौन से वाले कार्ड्स की बात हो रही है। ओके, सो सिमिलरली डिपार्टमेंट नेम भी नहीं बता सकते। सो ऑब्वियसली ये तीन प्राइम एट्रीब्यूट्स हैं, इनमें किसी में भी आपस में एफडी नहीं है। नेम से सैलरी नहीं डिटरमाइन हो सकती, सैलरी से नाम डिटरमाइन नहीं हो सकता, डिपार्टमेंट नेम से इंस्ट्रक्टर का नाम डिटरमाइन नहीं हो सकता, है ना। सिमिलरली सैलरी से डिपार्टमेंट नेम डिटरमाइन नहीं हो सकता। तो ये तीनों एट्रीब्यूट्स नॉन प्राइम है, मतलब प्राइमरी की का पार्ट नहीं है, और इनके बीच में आपस में कोई भी फंक्शन डिपेंडेंसी नहीं है। और जब नॉन प्राइम एट्रीब्यूट में फंक्शन डिपेंडेंसी नहीं होगी तो फिर ये रिलेशन अपने आप थर्ड नॉर्मल फॉर्म में आ जाएगा, क्योंकि देयर इज नो चांस ऑफ हैविंग एनी ट्रांजिटिव फंक्शन डिपेंडेंसी। तो ये रिलेशन आप देखेंगे, यू कैन सी ये रिलेशन ऑलरेडी थर्ड नॉर्मल फॉर्म में है। सिमिलरली डिपार्टमेंट नाम से जो टेबल बनी थी, यहाँ भी आप देखेंगे सिंगल एट्रीब्यूट की है, और डिपार्टमेंट ने बिल्डिंग और बजट को फंक्शनली डिटरमाइन करता है। तो चूंकि ये प्राइम एट्रीब्यूट है, ये नॉन प्राइम है, और ये डिपार्टमेंट से बिल्डिंग बजट को डिटरमाइन नहीं कर सकती, और बजट से बिल्डिंग नहीं पता चलेगा, है ना। सो इन दोनों के बीच में कोई एफडी नहीं है, दैट मीन्स नॉन प्राइम एट्रीब्यूट के बीच में कोई फंक्शन डिपेंडेंसी नहीं है। तो ये रिलेशन भी आपका थर्ड नॉर्मल फॉर्म में है। ओके, सो ये तो हो गया थर्ड नॉर्मल फॉर्म का एग्जाम्पल। नाउ अब क्वेश्चन अराइज होता है कि कौन सा एक रिलेशन, कोई ऐसा रिलेशन है जो थर्ड नॉर्मल फॉर्म में ना हो। इज देयर एनी रिलेशन दैट इज नॉट इन थर्ड नॉर्मल फॉर्म? सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। सो ये एग्जाम्पल एक्चुअली आपके विपिन देसाई की बुक्स से मैं ले रहा हूँ। सो वो एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से है। सो लेट्स से आपके पास एक टेबल है, इंस्ट्रक्टर, शॉर्ट में मैं INST लिख रहा हूँ, अंडरस्कोर कोर्स। ठीक है, और लेट्स अज्यूम कि इसमें इंस्ट्रक्टर का लेट मी टेक ID and then let's say course, then sorry, room number, और सॉरी सब डिलीट हो गया, हाउ इट हैपेंड। सो आपको याद होगा, मैं अब पूरा रीराइट नहीं कर रहा हूँ, इट विल टेक टाइम। तो रूम नंबर था, देन रूम नंबर के बाद लेट्स से एक एट्रीब्यूट है रूम कैपेसिटी। तो आर कैप लिख रहा हूँ मैं शॉर्ट में, ठीक है, आप लिख सकते हैं रूम कैपेसिटी। एंड लेट्स से एक कॉलम है एनरोलमेंट अंडरस्कोर लिमिट, LMT शॉर्ट में लिख लेते हैं। तो आपकी जो टेबल है, क्या नाम लिया था मैंने, इंस्ट्रक्टर अंडरस्कोर कोर्स। तो ये टेबल में मैंने क्या क्या कॉलम्स लिए, इंस्ट्रक्टर की ID, देन कोर्स, एंड कोर्स के एसोसिएटेड रूम नंबर, जिस रूम में वो कोर्स रन कर रहा है, एंड उस रूम की कैपेसिटी क्या है, एंड एनरोलमेंट लिमिट, मतलब उस कोर्स में एनरोलमेंट लिमिट क्या है। ओके, सो लेट्स अज्यूम कि एक टीचर जो है मोर देन वन कोर्स टीच कर सकता है, ठीक है। सो लेट्स अज्यूम एक टीचर जो है
मोर देन वन कोर्स टीच कर सकता है। एक, अगेन लेट मी रिपीट, कि एक इस टेबल में मैं एज्यूम्पशन लेके चल रहा हूँ कि एक इंस्ट्रक्टर जो है मोर देन वन कोर्सेज को टीच कर सकता है। सो व्हाट विल बी द की ऑफ दिस टेबल? आप में से कोई बताएगा? व्हाट विल बी द की ऑफ दिस रिलेशन? एक तो आईडी इंस्ट्रक्टर आईडी हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान रखना है, कोर्स का मतलब कोर्स आईडी टाइप से है। कोर्स आईडी हर कोर्स के लिए यूनिक है। सो आई एम जस्ट राइटिंग कोर्स, नॉट कोर्स आईडी। ओके, सो आप कोर्स को यूनिक मान सकते हैं एक कोर्स के लिए। सो कोर्स के साथ साथ क्या कॉलम था? आईडी, कोर्स, देन रूम, रूम नंबर, देन रूम कैपेसिटी एंड एनरोलमेंट लिमिट। एंड व्हाट आई एम अज्यूमिंग हियर, अज्यूम्पशन क्या है कि एक इंस्ट्रक्टर मल्टीपल कोर्सेज को पढ़ा सकता है। इंस्ट्रक्टर, one instructor can teach more than one courses. So what will be the key of this relation? So उसी के बेस आईडी पर, कोर्स so let's identify, की हम बाद में बात करते हैं। Let's identify what are the function dependencies here. So क्या आईडी कोर्स को डिटरमाइन करेगा? क्या आईडी कॉलम कोर्स को फंक्शनली डिटरमाइन करेगा? यस सर। यस सर। कैसे? अगर एक assumption आप इंस्ट्रक्टर है याद वो रखिए, assumption मैंने क्या लिया था कि इंस्ट्रक्टर मोर देन वन सर ये को तो पढ़ा सकता है। तो अगर मैं पूछता हूँ इंस्ट्रक्टर जिसकी आईडी 100 है, वो कौन सा कोर्स पढ़ा रहा है, तो आपको तो पता ही नहीं होगा कौन से कोर्स की बात कर रहा हूँ मैं। आप यू विल सी दैट के टेबल में जब आप जाओगे ढूंढने, तो यू मे आइडेंटिफाई और यू मे फाइंड मोर देन वन कोर्सेज। तो आप एक वैल्यू आपको नहीं यूनिकली थोड़ी टेल कर पाओगे। आप यू विल नॉट बी एबल टू यूनिकली से कि ये कोर्स पढ़ाया जा रहा है इंस्ट्रक्टर के द्वारा। तो जब तक मैं कोर्स का नाम नहीं बताऊंगा तब तक आप क्लियरिफाई नहीं हो पाएंगे, है ना? सो आईडी कोर्स को फंक्शनली डिटरमाइन नहीं कर रहा है, नहीं कर रही है। ठीक है? और आईडी से रूम नंबर आप डिटरमाइन कर सकते हैं? नहीं कर पाएंगे। इंस्ट्रक्टर की आईडी से मैं पूछूं कि वो इंस्ट्रक्टर ये इंस्ट्रक्टर कौन से रूम में पढ़ा रहे हैं, आप नहीं बता पाएंगे जब नहीं तक कर मैं कोर्स का नाम नहीं लूंगा कि वो पर्टिकुलर कोर्स। कोर्स तो एक ही रूम में चलता है ऑब्वियसली। ए कोर्स कैन नॉट बी रन इन मोर देन 2 रूम्स साइमल्टेनियसली। सो लेकिन अगर मैं आपसे कोर्स जो है ना, सॉरी, इंस्ट्रक्टर की आईडी पूछ दे करके बताऊं कि रूम जो है ना कि कौन से नंबर में वो पढ़ा रहे हैं, तो आप नहीं बता पाएंगे। दैट मीन्स इंस्ट्रक्टर की आईडी रूम नंबर को भी फंक्शनली डिटरमाइन नहीं करेगी। अच्छा, इंस्ट्रक्टर की आईडी से रूम कैपेसिटी आप बता पाएंगे? ऑब्वियसली नहीं बता पाएंगे। जब हम रूम नहीं बता पाएंगे तो रूम कैपेसिटी नहीं बता पाएंगे। इंस्ट्रक्टर की आईडी से हम एनरोलमेंट लिमिट भी नहीं बता सकते। तो व्हाट शुड बी द की इन दिस रिलेशन? अच्छा, कोर्स से आप रूम कोर्स नंबर बता सकते हैं, कोर्स का रूम नंबर। तो ऑब्वियसली कोर्स का जो है ना एक रूम होगा फिक्स। जैसे आपके केसेस में जो है ना डीयूएमएस की क्लास एक ही रूम में लगती है, दैट इज द कॉमन एज्यूम्पशन। ओके, सो आई एम अज्यूमिंग, हालांकि आप इसको मान नहीं भी मान सकते। कई यूनिवर्सिटीज में सेटअप होता है कि कोई क्लास किस रूम में लग रही है उसी कोर्स की, कभी कुछ वो दूसरी वाली क्लास किसी दूसरे रूम में लग रही है। ये पॉसिबल हो सकता है, बट लेट्स अज्यूम हियर कि कोर्स के लिए एक रूम फिक्स है कि आपकी लेट्स से जैसे डीयूएमएस की क्लास होती है तो वो एक पर्टिकुलर रूम में होती है, सारी क्लासेस उसी रूम में होती हैं फिर। सो कोर्स से आप रूम नंबर बता सकते हैं। दैट मीन्स कोर्स फंक्शनली डिटरमाइन रूम नंबर। तो एक एफडी आपको मिल गई, कोर्स। नोट डाउन कर सकते हैं आप, या अपनी फंक्शन डिपेंडेंसी आप कोड नोट करके लिखते चलिए, सो दैट आप फिर फर्दर में जब आगे चीज़ें डिस्कस करूंगा तो फंक्शन डिपेंडेंसी आपके पास लिखी होंगी तो आप उन्हें मतलब रिकॉल कर पाएंगे। तो कोर्स से रूम नंबर डिटरमाइन हो जाएगा। ओके, नाउ कोर्स से आप आईडी बता पाएंगे? यस सर।
कोर्स से कि कौन इंस्ट्रक्टर पढ़ा रहा है। यस सर, वो तो कर सकते हैं। बता सकते हैं। ठीक है, तो कोर्स से आप आईडी बता सकते हैं। अच्छा, कोर्स से रूम की कैपेसिटी बता सकते हैं। रूम पता है, रूम कैपेसिटी पता है ना। हम्म ठीक है, तो थोड़ी देर के लिए यहाँ देख लेते हैं रूम कैपेसिटी। कोर्स से एनरोलमेंट लिमिट बता पाएंगे? ऑब्वियसली यस, कोर्स की एनरोलमेंट लिमिट होती है। तो कोर्स इस केस में सारे एट्रीब्यूट्स को फंक्शनली डिटरमाइन कर रहा है ना, इस अजम्पशन के साथ कि इंस्ट्रक्टर जो ना मोर देन वन कोर्स पढ़ा सकता है, यही एक अजम्पशन ली है मैंने। तो कोर्स डिटरमाइंस रूम नंबर, कोर्स डिटरमाइन रूम कैपेसिटी, कोर्स डिटरमाइन एनरोलमेंट लिमिट एंड कोर्स डिटरमाइन आईडी। तो इस केस में की कौन सा एट्रीब्यूट हो गया? कोर्स आईडी। कोर्स, है ना, कोर्स या कोर्स आईडी, मैं यहाँ पे कोर्स नाम से उसे रेफर कर रहा हूँ। सो कोर्स इज द की इन दिस टेबल। नाउ क्या ये रिलेशन सेकंड नॉर्मल फॉर्म में है? बताओगे क्या ये रिलेशन सेकंड नॉर्मल फॉर्म में है? आंसर में इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। यस सर है। सिंपल, एक ही चीज, सिंगल एट्रीब्यूट वाला प्राइम की है आपका, तो इसमें ज़्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है। मैंने पहले ही बताया था अभी आपको कुछ देर पहले ही कि अगर एक ही एट्रीब्यूट की के तौर पर काम कर रहा है, सिंगल एट्रीब्यूट है आपकी की, मतलब कंपोजिट नहीं है, तो वो रिलेशन सेकंड नॉर्मल फॉर्म में होगा। अगर वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है तो ऑब्वियसली हम सारे रिलेशन को यहाँ डिस्कशन में मान के चल रहे हैं कि फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म वाले ही है। तो ये रिलेशन सेकंड नॉर्मल फॉर्म में है। अब आप देखिए क्या ये रिलेशन थर्ड नॉर्मल फॉर्म में है? यस सर है। कैसे? क्योंकि ये कोर्स ट्राइवर्स रूम, मतलब अच्छा नॉन प्राइम किसी को डिपेंडेंस नहीं। अच्छा, इसमें प्राइम एट्रीब्यूट कौन सा है? प्राइम सिर्फ एक ही है, कोर्स। कोर्स प्राइम एट्रीब्यूट। कोर्स प्राइम एट्रीब्यूट है, बाकी सब नॉन प्राइम है। अगर आप देखें तो एक एफडी इसमें अभी मैंने आपको नहीं बताई थी, वो और है रूम नंबर। आपको बता दिया जाए तो रूम की कैपेसिटी को आप यूनिकली बता सकते हैं, यस और नो? क्योंकि रूम की कैपेसिटी की एक ही वैल्यू होती है, यस और नो? जैसे आपका क्लासरूम है तो उसकी दो अलग अलग कैपेसिटी है क्या? कि नहीं, उसकी कैपेसिटी 30 भी है, उसकी 40 भी है? नहीं ना, रूम की कैपेसिटी फिक्स है। रूम नंबर से डिटरमाइन हो जाएगी, फंक्शनली डिपेंडेंट है क्योंकि कैपेसिटी। तो ऑब्वियसली एक और एफडी यहाँ पर है जो आपने अभी नोटिस नहीं करी, जबकि अभी आप लोग उसके बारे में बात कर रहे थे। रूम नंबर डिटरमाइंस रूम कैपेसिटी। सो आप देख रहे हैं रूम नंबर और रूम कैपेसिटी दोनों के दोनों कैसे एट्रीब्यूट हैं? नॉन नॉन प्राइम। प्राइम। और दो नॉन प्राइम के बीच में एफडी है ना? तो आप दिख रहा है आपको यहाँ पर ट्रांजिटिविटी, क्योंकि आपको दिख रहा है, आप देख सकते हैं कोर्स रूम को डिटरमाइन कर रहा है, रूम नंबर को, और रूम नंबर रूम कैपेसिटी को डिटरमाइन कर रहा है। तो कोर्स रूम कैपेसिटी को डिटरमाइन करेगा। हालांकि डायरेक्टली ये फंक्शन डिपेंडेंसी आपको मिल भी चुकी थी पहले से ही, लेकिन स्टिल एक ट्रांजिटिव एफडी यहाँ पर बन रही है। और ट्रांजिटिव एफडी है इसलिए ये अब रिलेशन क्या है, थर्ड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है। तो दिस रिलेशन इज नॉट इन थर्ड नॉर्मल फॉर्म, क्योंकि थर्ड नॉर्मल फॉर्म की डेफिनेशन क्या कहती है, ट्रांजिटिव एफडी होना ही नहीं चाहिए, या ये कहिए कि कोई भी नॉन प्राइम, दो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट के बीच में एफडी नहीं होना चाहिए, और यहाँ पर एफडी है ना? तो ये रिलेशन थर्ड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है। अब आप देखेंगे क्या ये रिलेशन थर्ड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है तो इसमें एनोमली प्रेजेंट है। तो पहली एनोमली बैड डेटाबेस डिजाइन, एनोमली से मतलब अब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि क्या इस रिलेशन में बैड डेटाबेस डिजाइन की जो प्रॉपर्टीज हैं कुछ हैं या सारी हैं, कितनी है, मतलब क्या इसमें बैड डिजाइन की कुछ प्रॉपर्टीज दिख रही हैं? तो आप अगर ऑब्जर्व करें, तो आप देखेंगे कि एक रूम में
4 कोर्सेज चल रहे हैं सपोज, लेट्स से रूम नंबर आपका 50 है और रूम नंबर 50 में डीवीएमएस की भी क्लास चलती है, इमेज प्रोसेसिंग की भी क्लास चलती है, सेंसर नेटवर्क की भी क्लास चलती है एंड ऑपरेटिंग सिस्टम या लेट्स से डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम की भी क्लास चलती है। तो जब आप इसमें रूम कोर्स के सामने इन सारे कोर्सेज के जिनके मैंने नाम लिए इनके रिकॉर्ड सब एंटर करेंगे, तो रूम नंबर एंटर करोगे इस कोर्स का एक अकॉर्डिंग टू दिस टेबल, और आप देख रहे हैं जब रूम नंबर है तो रूम कैपेसिटी भी रिप्रेजेंट होगी, और लेट्स से वो जो रूम है 50 उसकी कैपेसिटी 40 की है, रूम नंबर जो 50 है उसकी कैपेसिटी है 40 स्टूडेंट की सीटिंग की। तो चारों कोर्स के लिए आप रूम नंबर के साथ साथ रूम कैपेसिटी अननेसेसरली रिपीट कर रहे हो। चारों कोर्सेज के साथ, चाहे वो डीयूएमएस की बात हो, चाहे सेंसर नेटवर्क की क्लास की बात हो, चाहे इमेज प्रोसेसिंग के सब्जेक्ट की बात होगी, चाहे डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम की, इन चारों के केस में हम रूम नंबर जो है ना 50 की कैपेसिटी को 4 बार टेबल में लिख रहे हो कि रूम नंबर, सो ये जो फैक्ट है कि रूम नंबर 50 की कैपेसिटी 40 है, ये हर कोर्स के लिए रिपीट होगा जितने कोर्स उस रूम में चलते हैं, ठीक है ना। तो यूनिवर्सिटी अगर लेट से 8 आवर की वर्किंग करती है और उसमें सुबह से शाम तक उस रूम को एंगेज रखा जाता है, तो 8 क्लासेस उसमें चल सकती हैं, और 8 क्लासेस में हर बार हर क्लास के लिए उसके रूम की कैपेसिटी को आपको रिपीट करना पड़ेगा। तो दैट मीन्स रिडंडेंसी इज देयर, अननेसेसरी की रिडंडेंसी है, जबकि रूम की कैपेसिटी 50 है, ये फैक्ट बार बार बताने की जरूरत नहीं थी टेबल में, ये डेटाबेस में बार बार फैक्ट आना नहीं चाहिए था, जबकि आ रहा है। सो दिस इज द प्रॉब्लम नाउ। सो रिडंडेंसी है, आप बताइए क्या इसमें इंसर्शन एनोमली है, अपडेशन एनोमली है? तो सारी एनोमलीज एक्चुअली प्रेजेंट हैं। सो आपको एनोमली अगर देखना हो तो सीधा सीधा सिंपल ये होता है कि ये ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी, हम एक्चुअली इसको क्यों पकड़ना चाह रहे हैं, थर्ड नॉर्मल फॉर्म में ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी को आइडेंटिफाई करके इसको हटाने की बात क्यों हो रही है, क्योंकि यही डिपेंडेंसी एक्चुअली सारी प्रॉब्लम जो एनोमलीज हैं उनको वापस लेके आ गई। रिडंडेंसी मैंने दिखाई दिया कि रूम नंबर और रूम कैपेसिटी के बीच में कनेक्शन होने की वजह से, एफडी होने की वजह से रिपीटेशन आ गया कि रूम नंबर 50 की कैपेसिटी 40 है, ये बार बार रिपीट हो रहा है, पहली चीज। ना दूसरी प्रॉब्लम क्या है इसमें, बाकी की एनोमलीज हैं वो भी प्रेजेंट होना शुरू हो जाएंगे। अब चूंकि आप रूम के लिए कोई अलग से डेटाबेस नहीं बना रहे हैं, रूम और उसकी कैपेसिटी यहीं रख रहे हैं, तो आप प्रॉब्लम क्या राइज होने वाली है कि लेट्स से अगर कोई एक रूम है आपके यहाँ पर यूनिवर्सिटी में, और चूंकि आप एक टेबल बना रहे हैं जिसमें रूम और उनकी कैपेसिटी को लिस्ट करना चाहते हैं, तो अब एक रूम नंबर लेट्स से 60 है और वो रूम में अभी कोई भी क्लास नहीं होती है, कोई भी क्लास नहीं होती है, कोई भी कोर्स शेड्यूल नहीं है, तो अब प्रॉब्लम क्या आएगी, आप उस रूम की कैपेसिटी को कहीं भी स्टोर करके नहीं रख पाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि जैसे ही आप रूम नंबर इंसर्ट करने की कोशिश करेंगे आपको रूम की कैपेसिटी की वैल्यू देना पड़ेगी, ओके। और रूम की कैपेसिटी के रूम नंबर और रूम की कैपेसिटी जब आप दोगे तब उसके लिए आप देखेंगे इसी टेबल में आपको डेटा रखना है, तो ऑटोमेटिकली आपको कोर्स की वैल्यू प्रोवाइड करना पड़ेगी। क्यों करना पड़ेगी कोर्स की वैल्यू प्रोवाइड? क्योंकि कोर्स इस टेबल की प्राइमरी की है और बिना प्राइमरी की के आप इंसर्शन नहीं कर सकते। तो अगर आपसे कहा जाए लेट से रूम नंबर 60 का डेटा इसमें स्टोर कर दीजिए, नहीं कर पाएंगे आप। क्यों? क्योंकि इस डेटा को रखने के लिए या ये इन्फॉर्मेशन इस टेबल में डेटाबेस में रिकॉर्ड करने के लिए रूम नंबर 60 की कैपेसिटी लेट से 50 है, तो ये फैक्ट को स्टोर करने के लिए जरूरी है कि उसमें कोई कोर्स चल रहा हो, तभी आप इस टेबल में वो डेटा रख पाएंगे। अगर कोर्स नहीं चल रहा है कोई भी, तो फिर रूम नंबर 60 की कैपेसिटी 50 है, ये वाला फैक्ट आप अपने डेटाबेस में इंसर्ट नहीं कर पाएंगे। तो दैट मीन्स यू आर नॉट एबल टू इंसर्ट ए पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन इन योर डेटाबेस। आपके डेटाबेस का कंस्ट्रेंट उस इन्फॉर्मेशन के इंसर्शन को नहीं अलाउ कर रहा है, दैट मीन्स इंसर्शन एनोमली प्रेजेंट है। सिमिलरली आप आर्गुमेंट अपडेशन एनोमली के लिए कर सकते हैं। लेट्स से रूम की कैपेसिटी, अब एक जो रूम था लेट्स से रूम नंबर 60, मान लीजिए उसमें एक कोर्स चल रहा था, आपने उस कोर्स को किसी दूसरे रूम में शिफ्ट कर दिया और उसका रूम नंबर बदल दिया, तो अब जैसे ही आप देखेंगे कि चूंकि ये रूम था उसमें एक ही कोर्स चल रहा था और आपने वो कोर्स भी वापस ले लिया उस रूम से, तो अगेन वही सिचुएशन आ गई, अब उसके लिए करस्पॉन्डिंग कोई कोर्स नहीं है, तो रूम नंबर के करस्पॉन्डिंग कोर्स की वैल्यू नल रखना पड़ेगी। तो नल पॉसिबल नहीं है, आपको ये रिकॉर्ड डिलीट करना पड़ेगा।
सो अगेन जैसे ही रिकॉर्ड डिलीट किया आपने, क्योंकि आपकी रूम की कैपेसिटी एक ही रिकॉर्ड में लिखी हुई थी, इसी में जिसका कोर्स आपने हटा दिया उसके कोर्स को दूसरे रूम में ले गए, तो ये रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा और ये फैक्ट आपका डिलीट हो जाएगा। तो आप किसी कोर्स को अपडेट या डिलीट कर रहे थे, तो लेकिन दूसरी इन्फॉर्मेशन एक रूम की कैपेसिटी की वैल्यू ये है, ये डेटा चला गया। तो दैट मीन्स तीनों एनोमली यहाँ फिर से प्रेजेंट हो गई। दैट मीन्स ये डिजाइन आपका बैड है। सेकंड नॉर्मल फॉर्म में होने के बाद भी आप देख रहे हैं, सेकंड नॉर्मल फॉर्म में होने के बाद भी आपका डेटाबेस डिजाइन प्रॉब्लमेटिक है। अभी भी वो बैड डिजाइन की प्रॉपर्टीज है इसके अंदर। तो ये सब प्रॉब्लम क्यों अराइज हुई? ये एफडी की वजह से कि रूम नंबर रूम कैपेसिटी को डिटरमाइन करता है। तो रूम अपने आप रूम कैपेसिटी के बारे में इंफॉर्मेशन को रिपीटेड करवाएगा, रूम नंबर तो रूम कैपेसिटी। सो ऑब्वियसली अब इसका समाधान क्या है? समाधान जो प्रॉब्लम होती है उसी को दूर कर तो समाधान हो जाता है। सो इसमें कौन प्रॉब्लम करने वाला है? बीमारी जो है ना, बीमारी को कैसे टेक किया जाता है? जिस बैक्टीरिया वायरस की वजह से बीमारी हो रही थी आप उसे एलिमिनेट कर दीजिए, बीमारी खत्म। तो सिमिलरली यहाँ पर बीमारी कौन है क्रिएट कर रहा है? ये वाली रूम एफडी, नंबर। यही एफडी, रूम नंबर रूम कैपेसिटी। तो आप इसको सेपरेट कर दीजिए, बाकी रिकॉर्ड्स को एक साथ रखिए, बाकी कॉलम्स को, है ना। सो अब हम इस टेबल को थर्ड नॉर्मल फॉर्म में कैसे लाएंगे? तो थर्ड नॉर्मल फॉर्म में किसी भी रिलेशन को लाने के लिए जनरल चीज होती है कि जो ट्रांजिटिव एफडी भी है उस एफडी को बाहर कर दो टेबल से। बाहर कैसे करेंगे? डिकम्पोज करके। सो जो ओरिजिनल टेबल थी जिसका नाम मैंने इंस्ट्रक्टर कोर्स लिया था, इस टेबल को आप डिवाइड कर दीजिए दो टेबल्स में। तो एक टेबल जो बनेगी पहली, उसको आप नाम कुछ भी रखिए, आपके ऊपर है। मैं इंस्ट्रक्टर कोर्स 1 या कोर्स ही नाम ले रहा हूँ। तो अब आपके पास जो टेबल हो गई उसमें क्या क्या कॉलम्स हो गए? पहली टेबल में आईडी, कोर्स, रूम नंबर एंड एनरोलमेंट लिमिट। दूसरी टेबल आपने रूम नाम से टेबल बना दी, या रूम सेलेक्ट लीजिए, रूम। और टेबल में दो कॉलम होंगे, रूम नंबर और रूम कैपेसिटी। ओके, दूसरी जो टेबल बनेगी उसमें दो कॉलम्स होंगे केवल, रूम नंबर और रूम कैपेसिटी। सो अब एक प्रॉब्लम हो सकती है, अगर एक ही टेबल में ऐसी दो ट्रांजिटिव एफडी मिल जाए आपको तो क्या करोगे? तो भी समाधान सिंपल है। दो ट्रांजिटिव एफडी है, मतलब दोनों को अलग सेपरेट करके दो टेबल्स बना दो। तो हर ट्रांजिटिव एफडी के लिए एक सेपरेट टेबल बना देना है। अब आप देखेंगे ट्रांजिटिव एफडी के केस में, ज्यादातर केस में दो कॉलम्स की टेबल बन जाएंगे। जितनी ट्रांजिटिव एफडी उतने दो दो कॉलम्स की टेबल। मोस्ट प्रोबेबली कभी कभी तीन कॉलम भी इन्वॉल्व हो सकते हैं ट्रांजिटिव एफडी में, अगर की आपकी कंपोजिट है, या वो ज़्यादा भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। अगर की कंपोजिट नहीं है तो सिंगल सिंगल एट्रीब्यूट वाले ट्रांजिटिव एफडी होंगे। सो वट एवर द सिचुएशन इज, आपको जो ट्रांजिटिव एफडी जो प्रॉब्लम कर रही थी उसको सेपरेट कर देना है। सो यहाँ आपने इस टेबल को दो टेबल में बांट दिया। पहली हो गई इंस्ट्रक्टर कोर्स, जिसमें आईडी इंस्ट्रक्टर की, देन कोर्स, देन रूम नंबर और एनरोलमेंट लिमिट आ गया। दूसरी टेबल है उसमें आ गया आपका रूम में रूम नाम से टेबल हो गई, और रूम नंबर एंड रूम कैपेसिटी। अब आप देखेंगे ये जो डिकम्पोजिशन के बाद जो रिलेशन बना है, क्या ये पहली चीज है कि डिकम्पोजिशन आज करते हैं तो ध्यान रखना है आपको कि लॉसलेस डिकम्पोजिशन होना चाहिए। यू कैन नॉट अफोर्ड टू हैव लॉसी डिकम्पोजिशन। तो अब ये कैसे पता चलेगा कि ये डिकम्पोजिशन लॉसलेस है? आप जानते हैं, लेट रिमाइंड मी, क्या था मैंने क्या बताया था आपको नरेश? लॉसलेस में ओरिजिनल डेटा रहेगा। हाँ बट सर ये लॉसी है। कॉमन कॉलम जो होगा टेबल का वो प्राइमरी की होना चाहिए। हाँ, गुड। ये कौन बोला? यस सर। अपर्णा। यस सर। गुड। सो सी इज राइट। आप लोग जो ना पता नहीं क्या चीज देख रहे थे। आपको देखना है कि जो दोनों टेबल्स में जो कॉमन कॉलम है वो एक टेबल में की का काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कोई सी भी में भी हो। तो आप देखेंगे रूम नंबर कॉलम दोनों टेबल्स के बीच में एक कॉमन कड़ी की तरह से है, और रूम नंबर कॉलम जो है ऑब्वियसली रूम टेबल में की का काम कर रहा है, क्योंकि रूम नंबर रूम कैपेसिटी को डिटरमाइन करता है। सो दूसरी टेबल जो है उसमें की कौन है? रूम नंबर। पहली टेबल में जो की है वो कौन है? कोर्स, है ना। तो अब आप देखेंगे कि ये डिकम्पोजिशन कैसा है? लॉसलेस। क्योंकि लॉसलेस डिकम्पोजिशन होने की कंडीशन यही है कि जो दोनों टेबल्स में जो कॉमन कॉलम है, आपने एक रिलेशंस को तोड़ करके दो टेबल्स लेट से R1 और R2 बनाई है,
तो R1 और R2 का जो इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन मतलब वो कॉलम, तो वो सिंगल कॉलम हो सकता है, मोर देन वन कॉलम भी कॉमन हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन ज़्यादातर केस में सिंगल कॉलम ही कॉमन होता है, ओके, मेजॉरिटी ऑफ केसेस में, 99% केसेस में। सो जो कॉमन कॉलम है, दैट मीन्स जो इंटरसेक्शन है, दैट इंटरसेक्शन किसी भी एक टेबल में की का काम करे, कोई से में भी काम करे, चाहे R1 में काम करे, चाहे R2 में काम करे। तो इस केस में आप देखेंगे R2 जो दूसरी टेबल है, उसमें रूम नंबर जो है ना की का काम कर रहा है, तो रूम नंबर कॉलम को कॉमन करने पर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। और आप आसानी से ओरिजिनल टेबल जो थी, दोनों टेबल्स का कॉम्बिनेशन, उसमें जो डेटा था वो पूरा का पूरा डेटा रिकवर कर सकते हैं, या जरूरत पड़ने पर ज्वाइन करके रीजनरेट कर सकते हैं। सो आपका ये जो डिकम्पोजिशन है, ये कैसा है? लॉसलेस। सो थर्ड नॉर्मल फॉर्म के केस में ये है कि जब आप एक रिलेशन को थर्ड नॉर्मल फॉर्म में लाते हैं तो हमेशा एक ना एक पॉसिबिलिटी होगी कि आपको लॉसलेस डिकम्पोजिशन जरूर मिलेगा। थर्ड नॉर्मल फॉर्म के केस में हमेशा आपको एक लॉसलेस डिकम्पोजिशन मिलेगा। सो जब भी आप सेकंड नॉर्मल फॉर्म में लाएंगे किसी भी रिलेशन को, तो आपके पास हमेशा एक ना एक पॉसिबिलिटी या ये डिकम्पोजिशन का तरीका ऐसा होगा जिसमें आप लॉसलेस डिकम्पोजिशन अचीव कर सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि मैं ये बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि डिकम्पोजिशन आप कई तरीके से कर सकते हैं, है ना, कई कॉलम्स को कॉमन कर सकते थे, लेकिन अगर आप रूम नंबर को कॉलम को कॉमन करेंगे तो आपको लॉसलेस डिकम्पोजिशन मिलेगा। बाकी में अगर आप रूम कैपेसिटी को दोनों जगह कॉमन कर दें या किसी और कॉलम को कॉमन करने की सोचें, तो जो डिकम्पोजिशन जो टेबल बनेंगे वो लॉस ही होंगे। तो जब थर्ड नॉर्मल फॉर्म में आप रिलेशन को लेकर के आते हो, तो हमेशा आपके पास एक पॉसिबिलिटी जरूर होगी जिसमें आपको लॉसलेस डिकम्पोजिशन मिलेगा, ठीक है। तो थर्ड नॉर्मल फॉर्म में लॉसलेस डिकम्पोजिशन करना, अचीव करना हमेशा पॉसिबल होता है। सो दिस इज योर थर्ड नॉर्मल फॉर्म। कोई क्वेश्चन? नहीं, चलिए। तो एक और अल्टरनेटिव डेफिनेशन है थर्ड नॉर्मल फॉर्म की, कि इस पर हम बाद में मैं आपको और एक्सप्लेन करूंगा फर्दर, लेकिन अभी फॉर द टाइम बीइंग ये डेफिनेशन आप रिमाइंड रखिए। एक रिलेशन को थर्ड नॉर्मल फॉर्म में कहते हैं अगर वो दो कंडीशन सेटिस्फाई करे। नंबर 1, सेकंड नॉर्मल फॉर्म में हो रिलेशन। नंबर 2, एक जो कंडीशन है वो ये है कि जितनी भी एफडी उस रिलेशन पर होल्ड हो रही हैं, वो या तो उनके लेफ्ट हैंड साइड में या तो की हो पूरी की पूरी, या फिर, लेट मी अगेन रिपीट, फिर से ध्यान से सुनना है आपको, जितनी भी एफडीज हैं टेबल में, नंबर 2 कंडीशन क्या करेगी, फॉर ऑल एफडीज इन ऑन द रिलेशन आर, जो एफडीज का सेट है एफ आर पर जो होल्ड हो रहा है, उसमें जितनी भी एफडीज हैं उनमें लेफ्ट हैंड साइड में या तो की आएगी, और अगर लेफ्ट हैंड साइड में की नहीं आ रही है, इसका मतलब हुआ कि दूसरी चांस हो सकता है कि राइट हैंड साइड में फिरेगा और लेफ्ट हैंड साइड में प्राइम एट्रीब्यूट आएगा। तो दो तरीके की एफडी हो सकती हैं, या तो पूरी एफडी प्राइमरी की से इंपोज होंगी, या दूसरी टाइप की एफडी अलाउड है, वो है थर्ड नॉर्मल फॉर्म में, वो है कि दोनों साइड प्राइम एट्रीब्यूट हो, ठीक है, दोनों साइड प्राइम एट्रीब्यूट हो। जब प्राइम एट्रीब्यूट होते हैं तो कंपोजिट वाली डेफिनेशन जो है ना, जो सॉरी आपकी पार्शियल एफडी वाली डेफिनेशन काम नहीं करती है, क्योंकि पार्शियल वाली एफडी में एक कंडीशन होती है कि आपका की का पार्ट आना चाहिए और दूसरी साइड ऐसा एट्रीब्यूट आएगा जो की का पार्ट नहीं है, ओके। लेकिन ऐसा भी तो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि दोनों साइड की के पार्ट हो, मतलब की के पार्ट्स में आपस में एफडी हो, तो उस एफडी को ध्यान रखना, हम पार्शियल नहीं बोलते हैं। पार्शियल में का मतलब होता है जब एक साइड की का पार्ट हो और एक साइड की का पार्ट ना हो, मतलब नॉन प्राइम एट्रीब्यूट हो, तब पार्शियल बोलते हैं, ठीक है। सो अब आपको ये क्लैरिफाई कर देता हूँ मैं, उस समय जरूरत नहीं थी ये क्लैरिफिकेशन देने की, दैट्स व्हाई आई डिड नॉट गिव, ओके। सो जो थर्ड नॉर्मल फॉर्म है ये दो ही तरीके की एफडी अलाउ करती है एक्चुअली। सो वो क्या है कि लेट मी राइट अगेन। सो थर्ड नॉर्मल फॉर्म है, इट अलाउज दीज टू टाइप ऑफ एफडीज। सो एक्स डिटरमाइंस वाई बाय, ठीक है, एक्स एक लेट से आर एक रिलेशन है और एक्स और वाई दोनों आर के सबसेट हैं, एक्स इज सबसेट ऑफ आर, ठीक है, एंड वाई इज ऑल्सो सबसेट ऑफ आर। नाउ तो आपका रिलेशन थर्ड नॉर्मल फॉर्म में होगा अगर
या तो इस टाइप की एफडी हो एक्स डिटरमाइन वाई, जहां पे एक्स जो क्या है, की है, प्राइम ठीक है, की मतलब प्राइमरी की ऑब्वियसली, की। सो या तो एक्स की है और एक्स जो है की का सबसेट है, प्रॉपर सबसेट, सॉरी, ठीक है, एक्स इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ के, लेट मी राइट के इज द की, ठीक है, ये जो के है, अगर आपकी की ये पूरा की नहीं है तो क्या होगा, जो भी पूरी की होगी एक्स जो है उस की का सब प्रॉपर सबसेट होगा, और साथ में वाई भी, सॉरी ये जरूरत नहीं है इसकी, वाई इज ऑल्सो सबसेट ऑफ की। मतलब ये है कि या तो एफडी ऐसी होगी, यहां पे एक्स अकेला पूरा का पूरा की है, ठीक है, या फिर ऐसा होगा अगर एक्स की नहीं है तो फिर जो पॉसिबल अदर एफडीज है वो होंगी ऐसी कि एक्स भी के का पार्ट है, की का पार्ट है, और वाई भी की का पार्ट है। मतलब एफडी में या दोनों साइड तो की के पार्ट आएंगे, या फिर अगर इधर की का पार्ट नहीं आ रहा है कोई भी, तो ये मतलब कहने का है कि ये फिर पूरी की होगी और ये नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स होंगे। तो ये एक और अल्टरनेट डेफिनेशन है थर्ड नॉर्मल फॉर्म की, ठीक है। ये डेफिनेशन एक्चुअली बीसीएनएफ से जुड़ी हुई है, इसलिए मैंने बात की। जनरली हम लोग मैं इसको डिस्कस करता हूँ बीसीएनएफ डिस्कस करने के बाद इस डेफिनेशन को, लेकिन हम इस पर फिर से आ सकते हैं बाद में, बट जस्ट आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देने के लिए कि आपको कन्विंस करने के लिए थर्ड नॉर्मल फॉर्म को हम कई तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज अनदर अल्टरनेटिव डेफिनेशन ऑफ द थर्ड नॉर्मल फॉर्म। तो 3 डेफिनेशंस हो गई थर्ड नॉर्मल फॉर्म की। ओके, सो दिस इज योर थर्ड नॉर्मल फॉर्म। सो अब आपको याद रखना है कि अगर एक रिलेशन थर्ड नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है तो 99% केसेस में वो रिलेशन आपके लिए यूजफुल है और आप उसे फर्दर नॉर्मलाइज नहीं करने की जरूरत पड़ती है। एक और हम डेफिनेशन जो ना आगे नॉर्मल फॉर्म की डेफिनेशन डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा मैं, दैट इज बीसीएनएफ, बॉयज कॉर्ड नॉर्मल फॉर्म। कॉर्ड के नाम से ही अगेन वॉइस और कॉर्ड दो एकेडमिशियंस थे, उन्होंने ये जो नॉर्मल फॉर्म है इसको डिवाइस किया था, वॉइस, BOYCE, वॉइस कॉर्ड नॉर्मल फॉर्म, ठीक है। सो वॉइस कॉर्ड नॉर्मल फॉर्म जो है कई ज़्यादातर केस में अपने आप अचीव हो जाती है, कभी कभी रेयर केसेस में वॉइस कॉर्ड फॉर्म अचीव नहीं होती है। वॉइस कॉर्ड नॉर्मल फॉर्म वी विल डिस्कस, दैट इज वर्थ डिस्कसिंग, जरूरत है उसके डिस्कस करने की। ओके, सो वी विल डिस्कस वॉइस कॉर्ड नॉर्मल फॉर्म इन नेक्स्ट क्लास। सो अभी तक जो हमने डिस्कस किया इससे आपका जो प्रैक्टिकल इंडस्ट्री में जितना आपको नॉर्मलाइजेशन करना है दैट इज सफिशिएंट, इससे ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। मैक्सिमम केस में हम वॉइस कॉर्ड नॉर्मल फॉर्म को अचीव करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि लेकिन वॉइस कॉर्ड नॉर्मल फॉर्म के साथ अपने कुछ इशूज हैं, सो हम उस पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं देते हैं कि नहीं हमें हमेशा रिलेशन को BCNF में लाना ही है। हालांकि मेजॉरिटी ऑफ केसेस में आपका पॉसिबल ये होगा कि आप जब आप रिलेशन को थर्ड नॉर्मल फॉर्म में लाएंगे तो वो BCNF में भी आ जाएगा, ठीक है। सो थर्ड नॉर्मल फॉर्म इज सफिशिएंट फॉर योर प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस, ऑल प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस। तो इंडस्ट्री में जनरली हम थर्ड नॉर्मल फॉर्म से ऊपर नहीं लेके जाते हैं। सो दिस इज हाउ योर द नॉर्मलाइजेशन वर्क्स। तो अभी तक हमने नॉर्मलाइजेशन के लगभग सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं, थर्ड नॉर्मल फॉर्म तक सफिशिएंट है। सो नेक्स्ट क्लास में लेट्स क्लोज हियर, नेक्स्ट क्लास में मैं आपके साथ BCNF डिस्कस करूंगा, एंड देन कुछ और चीज़ें, एक दो थोड़े से और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं जो FD से ही रिलेटेड है, दैट आई विल ऑल्सो डिस्कस विद यू, ठीक है। तो तब तक आपका काम क्या है कि आपको अब इस बुक के चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ लेना है बार बार। कोशिश करिए कुछ एक्सरसाइज जो आपके बुक में पीछे दी हुई हैं उनको भी करिए, एंड आई विल ऑल्सो ट्राई टू गिव सम एक्सरसाइज टू यू ऑल्सो थर्ड नॉर्मल फॉर्म में आप रिलेशन को लेके आए। सो वन थिंग, लेट्स गिव सम नॉर्मलाइजेशन प्रॉब्लम टू यू। मेरे पास कुछ है प्रॉब्लम्स, आई विल गिव यू। तो अगर आपके पास किसी के पास कुछ ऐसा जैसे फॉर्म हो, कई बार आपने देखा होगा कुछ लोग फॉर्म्स भरते हैं, जैसे अगर आपने हॉस्पिटल में गए हों
तो हॉस्पिटल में जब पेशेंट का रजिस्ट्रेशन करते हैं और उसको आपको भर्ती करना हो, एडमिट करना हो, तो एडमिट करते समय आप कुछ फॉर्म भरते हैं। या जैसे आप अगर किसी होटल में ठहरते हैं, बाहर जाते हैं, तब तब कभी कभी आपने देखा होगा होटल वाले भी कुछ फॉर्म्स भरवाते हैं आपसे। सो अगर कोई ऐसा फॉर्म हो आपके पास, इफ़ यू हैव एनीवन हैव, तो वो फॉर्म का स्कैन करके आप मेरे साथ शेयर करें। देन वी विल ट्राई टू नॉर्मलाइज दैट डेटा। एक्चुअली वो उनका जो प्रोसेस है वो मैनुअल होता है, उसी को हम कोशिश करेंगे ऑटोमेट करने की। ओके, सो आप समझ पाएंगे फिर। जैसे आपने यूनिवर्सिटी का भी एक फॉर्म भरा होगा, यूनिवर्सिटी का भी एडमिशन फॉर्म अगर भरा होगा, अगर उसका किसी के पास हो तो वो भी शेयर कर सकते हैं। हालांकि वो फॉर्म कॉम्प्लिकेटेड होगा, उसमें नॉर्मलाइजेशन करने में थोड़ा सा आपको ज़्यादा एफर्ट लगेगा। तो पहले छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें, देन आप उस पर आए तो ज़्यादा बेटर होगा। बट स्टिल दैट वो भी है आपके पास तो वो भी चलेगा। ओके, सो ये आपके लिए एक प्रैक्टिकल काम है कि अगर ऐसा कोई फॉर्म मिल जाता है तो कोशिश करिए कि वो सबके साथ शेयर करें, और हम लोग कोशिश करेंगे कि उसमें नॉर्मलाइजेशन कर की एक एक्सरसाइज करें। सो नॉर्मलाइजेशन आना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप एक रियल प्रॉब्लम लेंगे या उसका एक छोटा सा एग्जांपल भी लेंगे देन, और आप उससे नॉर्मलाइजेशन करने की कोशिश करेंगे, देन आप बहुत सारी चीज़ें समझेंगे। मेयरली केवल डेफिनेशन याद कर लेना और एक दो ऐसे ही एक्सरसाइज कर लेना सफिशिएंट नहीं होता है। बट अगर आप थ्योरेटिकल तौर पर बुक में जो एक्सरसाइज दी हैं वो भी आप कर लेते हैं, देन यू विल गेन ए लॉट ऑफ थिंग। तो प्रैक्टिस ज़रूरी है नॉर्मलाइजेशन के लिए, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में एक्सपीरियंस की भी ज़रूरत होती है। अच्छा नॉर्मलाइजेशन आपको करना है या करेक्ट नॉर्मलाइजेशन करना है, देन यू नीड एक्सपीरियंस। डेफिनेशंस तो याद होना ही चाहिए, कॉन्सेप्ट्स आपको पता होने चाहिए, बट स्टिल कुछ एक्सपीरियंस भी ज़रूरी होता है, सो दैट यू नीड टू गेन। सो वो एक्सरसाइज से ही आएगा। ओके, सो आज के लिए इतना ही सफिशिएंट है।